हेलो स्टूडेंट्स। शास्त्रीय विचारकों के अध्ययन की कड़ी में इससे पहले हमने अगस्त काम्ट को पढ़ा था, इमाइल दुर्खीम को पढ़ा था और उसी कड़ी में आज हम हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पढ़ेंगे। मैंने हर्बर्ट स्पेंसर के बौद्धिक जीवन, उनकी सभी समाजशास्त्रीय देनों के बारे में यहाँ पर पीडीएफ में कलेक्ट करने की कोशिश की है, उनके सभी समाजशास्त्रीय देनों और सभी अवधारणाओं को, सिद्धांतों को, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं में, चाहे वो ग्रेजुएशन स्तर की हो, पीजी स्तर की हो या कंपटीशन लेवल की हो, सभी में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हम हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म 1820 में और इनकी मृत्यु 1903 में होती है। मतलब इनका जीवन जो है 83 वर्षों का था। 83 वर्ष तक ये इन्होंने समाजशास्त्र में अपना मतलब 83 वर्षों के पश्चात, अर्थात इनका जीवन काल 83 वर्षों का था। मुख्य परिचय के बारे में जानते हैं। इनका मुख्य परिचय, ब्रिटेन में अगस्त काम्ट के विचारों को आगे बढ़ाने का श्रेय इन्हें ही है। हालांकि इनके विचार अगस्त काम्ट से काफी भिन्न थे। इन्होंने बायोलॉजिकल बेसिस पर, प्राणीशास्त्रीय आधार पर समाज का विश्लेषण किया और उद्विकास के नियमों को समाज पर लागू किया। इनकी जो महत्वपूर्ण कृति है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसको समाजशास्त्र की प्रथम मौलिक कृति माना जाता है और ब्रिटेन के दर्शन में, ब्रिटेन के वैचारिक दर्शन में यदि स्थान के रूप में देखा जाए तो हाब्स के बाद हर्बर्ट स्पेंसर का स्थान आता है। हाब्स, लॉक एंड रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के रूप में जाने जाते हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत, इन्होंने भी कई दिए हैं। तो ब्रिटेन में हाब्स के बाद अगर स्थान के रूप में देखा जाए तो हाब्स के बाद हर्बर्ट स्पेंसर का स्थान आता है। इनके जीवन परिचय के बारे में, इनका जन्म 27 अप्रैल 1820 को डर्बी स्थान है इंग्लैंड में, वहां पर हुआ था और इनकी मृत्यु 1903 में 83 वर्ष की आयु में हुई थी। इनके पिता शिक्षक थे लेकिन खराब स्वास्थ्य, इनका जो है स्वास्थ्य खराब था। इनकी कमजोर आर्थिक स्थिति थी, इनके पिता की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब थी, खराब स्वास्थ्य था। इसके कारण इनको औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। मतलब ये स्कूली शिक्षा कम प्राप्त किए। इनके पिता और चाचा ने इन्हें घर पर ही शिक्षा प्रदान की और हर्बर्ट स्पेंसर का जो परिवार था वो नास्तिक विचारधारा का था, जिसका प्रभाव स्पेंसर पर दिखाई पड़ता है। हर्बर्ट स्पेंसर के ऊपर कई लोगों का प्रभाव पड़ा, कई विचारकों का प्रभाव पड़ा, जिसमें एडम स्मिथ का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। एडम स्मिथ ये अपने कई विचारों के लिए जाने जाते हैं, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर है, इकोनॉमिक मैन आर्थिक मनुष्य की अवधारणा है, इनविजिबल हैंड अदृश्य हाथ है, या सोशल ऑर्डर। इन सब के बारे में एडम स्मिथ ने चर्चा किया था। इनको अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। इनके विचार जो है समाजशास्त्र की नींव रखने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे इनका जो डिवीजन ऑफ लेबर है, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि जब कार्यों का विभाजन होता है समाज में तो उत्पादकता बढ़ जाती है। बाद में जो है दुर्खीम ने इसको सिद्धांत रूप में प्रतिस्थापित किया। आर्थिक मनुष्य, स्मिथ कहते हैं कि समाज में जो मनुष्य है वो जब भी कोई व्यवहार करता, कोई कार्य करता है तो उसके पीछे उसका आर्थिक हित शामिल होता है। मतलब मनुष्य जब भी कोई कार्य करता है तो उसके पीछे उसका आर्थिक हित शामिल होता है, इसीलिए उन्होंने आर्थिक मनुष्य की अवधारणा दी। और इनविजिबल हैंड अदृश्य हाथ की अवधारणा, इसमें वो कहते हैं, स्मिथ कहते हैं कि व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए ही काम करता है, लेकिन जाने अनजाने वो समाज के लिए, अर्थात पूरे समाज का वो भला कर रहा होता है। करता तो अपने लिए है लेकिन वो समाज के लिए भी लाभप्रद होता है। इसी को उन्होंने अदृश्य हाथ के रूप में व्याख्यायित किया। मतलब ये दर्शाता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ और सामाजिक कल्याण के बीच एक अनुकूल संतुलन होता है। व्यक्ति अपने लिए कार्य करता है लेकिन वो समाज को भी लाभ उससे मिलता है। और ये डिवीजन ऑफ लेबर की जो अवधारणा है एडम स्मिथ की, इन्होंने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में ही दी थी, जो 1776 में लिखी थी। वेल्थ ऑफ नेशन अभी आगे इसमें मैंने इंक्लूड किया है। आर्थिक मनुष्य की व्याख्या करते समय एडम स्मिथ ने समाज के क्रमिक विकास का भी सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने समाज को आर्थिक आधार पर 4 चरणों में भी बांटा था।
जिसमें उन्होंने शिकार की अवस्था, पशुपालन की अवस्था, कृषि की अवस्था और वाणिज्य की अवस्था 4 भागों में इन्होंने समाज के विकास को बताया है। और उसमें सामाजिक वर्ग की बात भी एडम स्मिथ ने की थी, जिसमें जमींदार, पूंजीपति और श्रमिक 3 वर्गों की बात वो करते हैं। तो इस प्रकार से एडम स्मिथ की जो पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन तथा अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति, इसको इन एक किताब द वेल्थ ऑफ नेशन और अहस्तक्षेप की नीति ने जो है स्पेंसर को प्रभावित किया। और स्पेंसर स्वयं अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते थे। अहस्तक्षेप की नीति का तात्पर्य क्या है? अहस्तक्षेप की नीति, लेजस फायर पॉलिसी से तात्पर्य यह है कि को अपने कार्य करने के लिए, अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। सरकार का व्यक्ति पर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अर्थात आर्थिक प्रणाली पर सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज स्टुअर्ट मिल से भी ये अत्यधिक प्रभावित थे। जॉर्ज स्टुअर्ट मिल ये अपने कुछ सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं, जैसे स्वतंत्रता का सिद्धांत है, व्यक्तित्व का विकास है, इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व का विकास, और यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद की अवधारणा, और महिला समानता के बारे में बात करते हैं। और एक इनकी जो महत्वपूर्ण अवधारणा है जेएस मिल की, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत का अत्याचार और राज्य की भूमिका, इन सब चीजों पर जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल चर्चा करते हैं। और इससे स्पेंसर भी प्रभावित हैं। जैसे स्वतंत्रता के सिद्धांत में वो कहते हैं कि व्यक्ति को सोचने और कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, और इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जब तक कि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। इसको हार्म प्रिंसिपल भी कहा जाता है। व्यक्तित्व के विकास के बारे में उन्होंने कहा था कि व्यक्ति की प्रगति के लिए या समाज की प्रगति के लिए व्यक्ति का स्वतंत्र होना जरूरी है, व्यक्ति का स्वतंत्र विकास जरूरी है, समाज की प्रगति करना है। और अलग अलग विचार जब होते हैं तो समाज को आगे बढ़ाते हैं। और उपयोगितावाद के सिद्धांत में वो कहते हैं, जिनका जो प्रसिद्ध लाइन है जेएस मिल का, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, और महिला समानता की भी बात करते हैं। उन्होंने कहते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि जो लैंगिक असमानता है वो समाज की प्रगति में बाधा है। और बहुमत के अत्याचार में वो कहते हैं कि केवल राज्य ही नहीं, समाज भी व्यक्ति पर दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जो बहुमत का विचार है वो अल्पसंख्यक को दबा देता है। तो जो बहुसंख्यक का विचार है वो अल्पसंख्यक के विचारों को दबा देता है। इसी को उन्होंने टायरनी ऑफ मेजॉरिटी कहा। और राज्य की भूमिका में वो कहते हैं कि राज्य का सीमित हस्तक्षेप होना चाहिए। उधर एडम स्मिथ ने लेजस फायर पॉलिसी, अहस्तक्षेप की नीति में कहा कि समाज का किसी प्रकार का दबाव आर्थिक प्रणाली पर नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उसको डेवलप होने देना चाहिए। और ये सीमित भूमिका की बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा और सामाजिक सुधार में राज्य की भूमिका बहुत आवश्यक है, ऐसा जेएस मिल मानते हैं। स्पेंसर पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा वो चार्ल्स डार्विन के उद्विकास सिद्धांत और प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का पड़ा। सबसे ज्यादा प्रभाव अगर हर्बर्ट स्पेंसर पर किसी का प्रभाव पड़ा तो वो चार्ल्स डार्विन का पड़ा। इसीलिए जो जूलियन हक्सले जो स्पेंसर के मित्र थे, उन्होंने स्पेंसर को डार्विन ऑफ बुलडॉग की संज्ञा प्रदान किया। उन्हें डार्विन ऑफ बुलडॉग कहा जाता है स्पेंसर को। ये कई बार प्रश्न आया भी हुआ है। स्पेंसर ने डार्विन के उद्विकास सिद्धांत को समाज के उद्विकास के साथ संबंधित किया। जो डार्विन का इवोल्यूशन थियरी थी वो प्रकृति के इवोल्यूशन पर आधारित थी, उन्होंने उसको समाज के उद्विकास के साथ संबंधित किया। इसीलिए उद्विकास का जनक तो डार्विन को माना जाता है, लेकिन सामाजिक उद्विकास का जनक हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है। तो याद रखें, उद्विकास के जनक चार्ल्स डार्विन हैं और सामाजिक उद्विकास के जनक हर्बर्ट स्पेंसर हैं। शुरू में उन्होंने 17 वर्ष की आयु में रेलवे में वो सिविल इंजीनियर बने। 11 वर्षों तक वहां पर उन्होंने कार्य किया। और उसके बाद स्पेंसर 5 वर्ष तक इकोनॉमिक्स पत्रिका में से जुड़े रहे, जहां उनकी मुलाकात इन विद्वानों से हुई, जॉर्ज इलियट से, जॉर्ज चैपमैन से, जीएच लीविस से, थॉमस हक्सले से और जॉन टिल्डाल से। इन लोगों से हुई। स्पेंसर और इलियट में घनिष्ठ संबंध थे। स्पेंसर इलियट से विवाह
करना चाहते थे, इनका व्यक्तिगत जीवन है। स्पेंसर इलियट से विवाह करना चाहते थे, लेकिन इलियट ऐसा नहीं चाहती थी, जिससे इनके बीच क्या हुआ, वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित हो पाया और वो इससे इतने व्यथित हुए, उन्होंने विवाह न करने की कसम खा ली और आजीवन अविवाहित रहे और अपना सारा धन, जो भी उनके जीवन में जो भी अर्निंग हुई, उसको उन्होंने अपनी कृतियों के प्रकाशन में लगाया। अर्थात पूरी तरह से वो शिक्षा क्षेत्र से पूरी तरह से वो जुड़ गए। अब आते हैं बौद्धिक यात्रा। हार्वर्ड स्पेंसर ने 1842 में नॉन कन्फर्म पत्रिका में प्रथम लेख लिखा। बाद में वे इकोनॉमिक्स पत्र के सह संपादक भी बने। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इसको हम एक एक करके इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इनकी जो पहली पुस्तक थी वो है सोशल स्टैटिक्स, 1850 में लिखी इन्होंने। ये स्पेंसर की पहली प्रमुख पुस्तक है। इसमें उन्होंने तर्क दिया था कि समाज धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था की ओर बढ़ रहा है जहां व्यक्ति और समाज के बीच पूर्ण संतुलन होगा। यहीं से उनके सामाजिक उद्विकास के शुरुआती विचार प्रकट होते हैं, जहां पर उन्होंने समाज की तुलना एक जीवित जीव से की है। अर्थात जो सामाजिक उद्विकास के शुरुआती विचार हैं वो सोशल स्टैटिक्स से आते हैं। उसके बाद इनकी अगली किताब है सिंथेटिक फिलॉसफी। इसमें उन्होंने उद्विकास की सार्वभौमिकता पर बल दिया है। अर्थात उन्होंने माना है कि उद्विकास सार्वभौमिक है, हर जगह पर उद्विकास का सिद्धांत या उद्विकास की प्रक्रिया पाई जाती है। यह कोई पुस्तक नहीं थी, बल्कि स्पेंसर का क्या था, ये विशाल प्रोजेक्ट था। ये ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक नहीं है, विशाल प्रोजेक्ट है, जिसमें उन्होंने क्या किया था, ज्ञान की सभी शाखाओं जैसे जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र को एक ही सिद्धांत से उद्विकास के तहत जोड़ने की कोशिश की। उनका मानना था कि उद्विकास एक सार्वभौमिक नियम है जो सितारों से लेकर के मानव समाज सभी पर लागू होता है। अर्थात उद्विकास जगह लागू है और ये उद्विकास की सार्वभौमिकता पर बल देते हैं, ये सिंथेटिक फिलॉसफी में। उनकी अगली किताब है फर्स्ट प्रिंसिपल, जो उन्होंने 1863 में लिखी थी। ये किताब इनकी जो इसके पहली किताब सिंथेटिक फिलॉसफी है, इसकी आधारशिला है। इसमें उन्होंने क्या किया था, उद्विकास के सिद्धांत को परिभाषित किया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि उद्विकास क्या है, अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता की ओर बढ़ना। उद्विकास को उन्होंने क्या कहा है, अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता की ओर बढ़ना। सरल शब्दों में समाज पहले सरल और एक जैसा था, ये धीरे धीरे जटिल और विशिष्ट बनता गया। ये इसमें वो उद्विकास के सिद्धांत को परिभाषित करते हैं। अगली किताब उनकी है प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी फर्स्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी सेकंड। दो किताबें लिखी गई, एक 1864 में और दूसरी 1867 में। इनकी सभी किताबों को हमने यहाँ इकट्ठा किया है और उसके बारे में ये बताने की कोशिश की किस किताब में उन्होंने कौन सी थियरी, कौन सी अवधारणाएं उन्होंने दी हैं। इसको ध्यान से आप लोग याद कीजिएगा। ये जो इनमें प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी है, हाँ एक चीज और ध्यान रखें कि जितनी भी किताबें इनकी प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, इस तरीके से किताबें इनकी बहुत ज्यादा है, तो इन्हें ध्यान से हमें पढ़ना है। इसी पुस्तक जो ये सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, इस पुस्तक में उन्होंने अपना जो प्रसिद्ध वाक्यांश है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, जो वाक्यांश है हार्वर्ड स्पेंसर ने प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी में दिया था। हालांकि अक्सर ये शब्द जो है चार्ल्स डार्विन से जोड़ा जाता है, लेकिन इसे सबसे पहले स्पेंसर ने ही गढ़ा था। कई बार इस तरह का प्रश्न आया भी हुआ है। तो ये जो शब्द है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये स्पेंसर का ही गढ़ा हुआ है और उन्होंने जीव विज्ञान के नियमों को, जो बायोलॉजी के नियम थे, उसको सामाजिक विकास को समझने के लिए इस्तेमाल किया। इसीलिए सामाजिक उद्विकास का जनक स्पेंसर को माना जाता है। अगली किताब है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसमें जो है स्पेंसर ने तर्क दिया है कि मानव मन और चेतना यह भी उद्विकास का परिणाम है। इसके पहले किताब में उन्होंने सिंथेटिक सोशियोलॉजी में कहा है ना, उद्विकास की सार्वभौमिकता पर बल उन्होंने दिया है। तो इसमें कहते हैं कि मानव मन भी और चेतना भी उद्विकास का परिणाम होती है। उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से
जो बाहरी वातावरण है उसके साथ जब मनुष्य तालमेल बिठाने की कोशिश करता है, तो उस प्रक्रिया में मनुष्य की मानसिक क्षमताएं विकसित हुई हैं। अर्थात जो हमारा बुद्धि है, हमारी जो मानव मन है, हमारी जो चेतना है, उसका भी विकास उद्विकास का ही परिणाम होता है। उद्विकास से उसमें प्रगति आती, उनमें विकास आता है, मतलब आगे प्रगति करता है हमारा मानव मन और चेतना। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये दो किताबें हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी फर्स्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी टू। और जो दूसरी किताब है, दूसरा खंड है, उसमें उन्होंने मनोविज्ञान को भी जैविक उद्विकास से जोड़ा है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अनुभव और आदतें, जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारी आदतें हैं, वो इस समय के साथ वंशानुगत होती जाती हैं, जिससे मानव व्यवहार में क्रमिक सुधार होता है। अर्थात उन्होंने मनोविज्ञान को भी जैविक उद्विकास से जोड़ा है कि हमारा जो अनुभव और आदतें हैं, धीरे धीरे वो वंशानुगत होती चली जाती हैं, जिससे मानव व्यवहार में क्रमिक सुधार होता है। अगली किताब है इनकी द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, 1873 में उन्होंने लिखी है। इसमें, इस पुस्तक में समाज शास्त्र के अध्ययन में आने वाली पक्षपातपूर्ण समस्याओं, जैसे कि धार्मिक पक्षपात है, राजनीतिक पक्षपात है, देशभक्ति का पक्षपात है, इस पर चर्चा करती हैं कि जब कोई शोधकर्ता समाज शास्त्र में अध्ययन करता है तो कौन कौन से बायस, कौन कौन से पक्षपात उसके सामने आते हैं। उन्होंने इसमें तर्क दिया है कि समाज का अध्ययन करने के लिए एक वैज्ञानिक और तटस्थ दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, क्योंकि शोधकर्ता के सामने इस प्रकार के पक्षपात सामने आते हैं, इसलिए इसका ध्यान देना मुझे जरूरी है। स्पेंसर ने समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता पर भी विशेष बल दिया है। उन्होंने उन बाधाओं की चर्चा की है जो एक शोधकर्ता के मार्ग में आती हैं, जैसा भी हमने पहले बताया, जिसमें शैक्षिक पूर्वाग्रह है, देशभक्ति का पूर्वाग्रह है, वर्ग पूर्वाग्रह है, धार्मिक पूर्वाग्रह है। इस 4 प्रकार के पूर्वाग्रह की बात वो करते हैं। इसके बाद वो अगली किताब लिखते हैं 1876 में, ऑफ सोशियोलॉजी। ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी ये समाजशास्त्र की पहली व्यवस्थित पाठ्य पुस्तक कही जाती है। पहली व्यवस्थित पाठ्य पुस्तक समाजशास्त्र की प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी है, फर्स्ट, 1876। ये 3 खंडों में है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी खंड फर्स्ट, खंड सेकंड एंड खंड थर्ड। पहली 1876 में लिखी गई, दूसरी उन्होंने 1879 में लिखी और तीसरी उन्होंने 1896 में लिखी। ये समाजशास्त्र की पहली व्यवस्थित पाठ्य पुस्तक है। इसमें उन्होंने सावयवी सादृश्य, ऑर्गेनिक एनालॉजी का सिद्धांत दिया है, जहां पर उन्होंने समाज की तुलना किससे की है? जीवित शरीर से की है। समाज की तुलना जीव से की है, उसके अंगों से की है। ये प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में उन्होंने किया है। इन्होंने समाजों को उसके उद्विकास के आधार पर वर्गीकृत भी किया है। इसी किताब में उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के तीनों खंडों में, जैसे सरल से दोहरे और तिहरे जटिल तक, सरल समाज, जटिल समाज, दोहरे जटिल समाज, तिहरे जटिल समाज, इस प्रकार से उन्होंने समाज के उद्विकास का वर्णन किया है। आते हैं अगली किताब पर। इनकी जो अगली किताब है वो है प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। ये भी उन्होंने 2 खंडों में लिखी है। इसमें स्पेंसर नैतिकता को विज्ञान के रूप में देखते हैं। वो मानते हैं कि नैतिक व्यवहार वही है जो जीवन की रक्षा करे और उद्विकास में सहायक हो। इनका पूरा का पूरा वैचारिक दर्शन उद्विकास पर आधारित है। उद्विकास के बारे में उन्होंने चर्चा की है। इसके बाद वो लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, लिखते हैं 1890 में, जो एक विशाल शोध कार्य है। डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी इनका एक विशाल शोध कार्य है। इसके 8 विस्तृत खंड हैं। उनके निर्देशन में ये प्रकाशित हुए। इसमें उन्होंने दुनिया भर की विभिन्न जातियों और समाजों, विभिन्न जातियों का और समाजों का व्यवस्थित डेटा एकत्र किया है, जिससे कि उनके उद्विकासवादी सिद्धांतों को तथ्यों से प्रमाणित किया जा सके। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने अपने उद्विकास के सिद्धांत को प्रमाणित करने की कोशिश की है तथ्यों के आधार पर। उसके बाद द मैन वर्सेज स्टेट, ये किताब इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, जो 1884 में उन्होंने लिखी थी। ये राजनीति शास्त्र की एक क्रांतिकारी पुस्तक है। इसमें उन्होंने राज्य के हस्तक्षेप का कड़ा विरोध किया है। हम इसके पहले भी बता चुके हैं, हस्तक्षेप की नीति के पोषक थे। तो ये राज्य के किसी भी प्रकार के इंटरवेंशन का कड़ा विरोध करते थे। उनका मानना था कि सरकार को केवल रक्षा का काम देखना चाहिए और न्याय का काम देखना चाहिए। समाज में न्याय करे
और समाज की रक्षा करे, इसी तक सीमित रहना चाहिए। बाकी सब कुछ हमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और योग्यता की उत्तरजीविता पर छोड़ देना चाहिए। अर्थात हमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर छोड़ देना चाहिए, लेजस फायर पॉलिसी, और ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अर्थात जो व्यक्ति सक्षम होगा वो रहेगा, जो अक्षम होगा उसको समाज से हट जाना चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। क्योंकि तभी समाज का पूर्ण रूप से विकास या समाज पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो सकता है। अगली किताब इनकी जो एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड फिजिकल, ये इस किताब में उन्होंने शिक्षा पर उनके विचार हैं, और ये विचार उनके आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा के करीब थे। अर्थात वो बाल केंद्रित शिक्षा की वकालत करते हैं। उन्होंने रटने की बजाय व्यवहारिक अनुभव, क्योंकि जब व्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, सब कुछ व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता से करेगा, तो वहाँ व्यावहारिक अनुभव की बात करते हैं, रटने की बजाय वो व्यावहारिक अनुभव की बात करते हैं और वैज्ञानिक विषयों के शिक्षण पर जोर देते हैं। उसके बाद एक लेख उन्होंने लिखा था द प्रॉपर स्फेयर ऑफ गवर्नमेंट, कि जो सरकार का मुख्य स्फेयर है, जो एरिया है, वो क्या है, प्रॉपर क्या है। तो इसमें सरकार की सीमित भूमिका, जिसके बारे में भी चर्चा ऊपर हम कर चुके हैं। सरकार की सीमित भूमिका पर उनके शुरुआती लेख हैं ये, और इसके बाद ये छोटे-छोटे लेख हैं। अब आगे प्रमुख किताबें ऊपर हो चुकी हैं, और इनकी जो अगला लेख है वो है द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इसमें उन्होंने राजनीति और संस्थाओं के क्रमिक विकास का विश्लेषण किया है, और इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, इसमें समाज के सरल से जटिल होने की प्रक्रिया का संकलित सारांश है। किस प्रकार से समाज सरल से जटिल होता है, वो अपनी किताब इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी में उन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार से जितनी किताबें हैं जो मैंने कलेक्ट की हैं, और किस किताब में उन्होंने कौन से विचार दिए हैं, इसे मैंने इकट्ठा किया है। ध्यान से इसे पढ़ें। उसके बाद हम आते हैं इनके प्रमुख सिद्धांतों पर। हर्बर्ट स्पेंसर के प्रमुख समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर हम आते हैं। इनका जो पहला प्रमुख सिद्धांत है वो है सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत, थियरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन। सामाजिक उद्विकास का उल्लेख स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में सर्वप्रथम किया था। फिर 1859 में प्रकाशित डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रभाव स्पेंसर पर सर्वाधिक पड़ता है, इसीलिए वो उद्विकास से प्रभावित होते हैं और सामाजिक उद्विकास की बात करते हैं। डार्विन के उद्विकास सिद्धांत को स्पेंसर द्वारा समाज पर लागू किया गया। सामाजिक उद्विकास, ठीक है। उद्विकास किसे कहते हैं? उद्विकास का अर्थ एवं परिभाषा। तो उद्विकास मूल शब्द इवोल्यूशन, अंग्रेजी शब्द जो इवोल्यूशन है वो लैटिन भाषा के इवोल्यूरे से बना है, इवोल्वेरे, जिसका अर्थ होता है विकसित होना या फैलना। इस प्रकार से स्पेंसर का कहना है कि उद्विकास क्या है? विकास की प्रक्रिया है। उद्विकास विकसित होना है या उसका विस्तारित होना है। स्पेंसर कहते हैं कि जिस प्रकार जीव का उद्विकास होता है, उसी प्रकार समाज का भी विकास होता है। स्पेंसर उद्विकास को क्या मानते हैं? एकीकरण और विखंडन की प्रक्रिया या विभेदीकरण की प्रक्रिया के रूप में उद्विकास को व्याख्यायित करते हैं, और लिखते हैं कि उद्विकास क्या है? किसी पदार्थ की वह समन्वित गति है जिसके दौरान वह पदार्थ एक अनिश्चित, असंबद्ध एकरूपता से निश्चित संबंध विजातीयता में परिवर्तित होता है। अर्थात समाज अनिश्चित से निश्चित की ओर, असंबद्ध से संबद्ध की ओर, एक रूपता से विजातीयता के रूप में परिवर्तित होता है। अर्थात समाज जो है सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर बढ़ता है, और इसी का नाम उद्विकास है। उद्विकास को अगर हम देखें तो उद्विकास की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जिसमें उद्विकास के बारे में थोड़ा हमने सोचा उद्विकास क्या है, क्योंकि इसमें पूरे समाजशास्त्र मतलब स्पेंसर के सभी समाजशास्त्रीय देनों में उद्विकास की ही चर्चा है, तो उद्विकास को भी थोड़ा हम जान लेते हैं। उद्विकास की विशेषताओं के बारे में, उद्विकास की प्रमुख विशेषताओं में पहला निश्चित स्तर, अर्थात उद्विकास अचानक नहीं होता, ये इसके विभिन्न चरण होते हैं, जिस प्रकार से स्पेंसर ने भी बताए हैं। जब भी उद्विकास होता है तो ये सरलता से जटिलता की ओर होता है। समाज पहले बहुत सरल होता है, जैसे आदिम समाज, फिर धीरे धीरे वो जटिल समाज हो जाता है, जैसे आज का आधुनिक औद्योगिक समाज। उद्विकास की तीसरी प्रमुख विशेषता है विभेदीकरण। समाज के जो विभिन्न अंग हैं, जो संस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, परिवार, धर्म, शिक्षा, ये जो विभिन्न अंग हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं, ये धीरे धीरे अलग अलग और अस्पष्ट होने लगते हैं। जो समाज जब सरल होता है तो ये सभी संस्थाएं, सभी अंग स्पष्ट नहीं होते हैं, एक में जुड़े होते हैं, अर्थात वो एकीकरण की स्थिति में होते हैं। इसके पहले हमने बताया था कि वो एकीकरण
और विखंडन की प्रक्रिया मानते हैं स्पेंसर उद्विकास को। तो एकीकरण, पहले समाज में पूरी तरह से एकीकरण होता है, सब एक होते हैं, एक जुड़े होते हैं, आपस में एक में जुड़े रहते हैं। फिर धीरे धीरे समाज थोड़ा सा विजातीयता की ओर बढ़ता है और उसके सभी अंग जो है अस्पष्ट होने लगते हैं, अलग अलग होने लगते हैं। आत्मनिर्भरता बढ़ मतलब अंतर्निर्भरता बढ़ती है, लेकिन वो अलग अलग होने लगते हैं। फिर अंतर संबंध, समाज जो विकास में क्या होता है, अंतर संबंध, वही जो है भले वो विभेदीकरण की प्रक्रिया में हो जाए, विखंडन की प्रक्रिया में हो जाए, सभी अंग जो है अलग अलग हो जाए, अस्पष्ट होने लगते हैं, लेकिन वो जटिल होने के बावजूद भी समाज के जितने भी अंग हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये अंतर संबंध की विशेषता, इंटर रिलेशनशिप। और ये उद्विकास में आंतरिक वृद्धि होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है। उद्विकास आंतरिक होता है, ये समाज के भीतर होने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया, अर्थात समाज की आंतरिक प्रक्रिया है उद्विकास। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, होगी ही होगी। मतलब उद्विकास जो भी होगा वो किसी सायास परिवर्तन से नहीं होगा, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, अवश्य होगी। सामाजिक उद्विकास समाज में स्वयं होता है, ये उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब ये जो इनकी महत्वपूर्ण अवधारणा है स्पेंसर की, सामाजिक डार्विनवाद। तो सामाजिक डार्विनवाद क्या होता है? चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों को समाज पर लागू करना ही सामाजिक डार्विनवाद है। एक सामान्य सी परिभाषा है, सरल परिभाषा है कि सामाजिक डार्विनवाद किसे कहते हैं। तो चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों को समाज पर लागू करना ही सामाजिक डार्विनवाद है। सामाजिक डार्विनवाद क्या है? इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है अस्तित्व के लिए संघर्ष। अर्थात समाज में जो संसाधन होते हैं उसे पाने के लिए हमेशा संघर्ष चलता रहता है, जिसे उन्होंने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहा। अर्थात हम अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहते हैं, समाज में संसाधनों के लिए हमेशा संघर्ष चलता रहता है। और योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही लोग समाज में सक्षम होते हैं, उनका अस्तित्व बरकरार रहता है, जो योग्य होते हैं, कुशल होते हैं, सक्षम होते हैं। जो व्यक्ति समूह और समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ खुद को ढाल लेता है, वही जीवित होता है, वही सफल होता है। अभी जैसे प्राकृतिक आपदा के रूप में कोविड आया, तो कोविड में जो मजबूत इच्छा शक्ति और मजबूत लोग थे, वे उस महामारी से अपने को बचा पाए, और जो कमजोर लोग थे वे अपने को नहीं बचा पाए। तो सामाजिक डार्विनवाद यही कहता है कि योग्यतम की उत्तरजीविता होती है। जो योग्य होता है, कुशल होता है, सक्षम होता है समाज में, वही बाद में जीवित होता है, नहीं तो वो समाज से विदा हो लेता है। सामाजिक डार्विनवाद की अगला जो कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। ये डार्विन की ही अवधारणा थी कि प्रकृति चयन करती है, जो मजबूत, जो योग्य जीव या योग्य वृक्ष होते हैं वही बचते हैं, अर्थात जो कमजोर होते हैं वो दब जाते हैं। इसी प्रकार से सामाजिक डार्विनवाद में स्पेंसर का मानना है कि जो कमजोर हैं या अक्षम हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा से स्वतः बाहर हो जाना चाहिए, ताकि समाज की गुणवत्ता बनी रहे। अर्थात प्राकृतिक चयन जरूरी है, समाज में प्राकृतिक चयन जरूरी है। और कहीं ना कहीं हम जितना भी जो भी कंपटीशन होता है उसमें ये जो उद्विकास के सिद्धांत से रिलेटेड जो भी अवधारणाएं हैं वहां सटीक बैठती हैं। जब हम कंपटीशन देते हैं तो यदि हम योग्य होते हैं, यदि हम अधिक प्रश्नों को कर पाते हैं और कंपटीशन की मेरिट में आ पाते हैं, तभी हम उसमें रह पाते हैं, नहीं तो हम बाहर हो जाते हैं। क्योंकि समाज जो है योग्य और कुशल व्यक्तियों को ही उच्च पद प्रदान करता है। तो ये सिद्धांत आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में ज्यादा लागू होता है। सामाजिक डार्विनवाद की आलोचना भी होती है। कुछ आलोचनाएं हैं, जैसे आलोचक कहते हैं कि जैसा कि स्पेंसर ने कहा था कि सभी प्रकार के समाजों में, यहाँ तक कि चेतना, मन और सभी चीजों में उद्विकास को उन्होंने लागू किया कि उद्विकास सार्वभौमिक होता है। जबकि ये जो बातें उन्होंने कही है अनिवार्यता का भ्रम है, ऐसा नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक समाज एक ही क्रम में आगे बढ़े। प्रत्येक समाज की अपनी भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, अपनी मतलब विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जिसके आधार पर ही वो विकास करता है, उद्विकास करता है। तो प्रत्येक समाज एक समान विकास नहीं कर सकता। ये हमें भ्रम लगता है कि ये अनिवार्य है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। और प्रत्येक समाज में सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं, उनके अलग अलग भूगोल हैं, अलग अलग जलवायु है,
तो अलग-अलग जलवायु होगा, अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ होंगी, तो समाज अलग-अलग तरह से विकसित हो सकते हैं, एक जैसे विकसित नहीं होंगे। उद्विकास एक जैसा नहीं होगा और उद्विकास की जो अवधारणाएँ हैं, जो उसके विचार हैं, वो उसमें अमानवीय दृष्टिकोण झलकता है। जैसे योग्यतम की उत्तरजीविता का जो विचार है कि जो सक्षम होगा, योग्य होगा, वही समाज में रहेगा, कमज़ोर खत्म हो जाएगा। तो ये विचार कई बार गरीबों और पिछड़ों के प्रति सहानुभूति को खत्म कर देता है, क्योंकि जो समाज में अयोग्य या प्राकृतिक रूप से जो है विपन्न, प्राकृतिक रूप से अक्षम लोग हैं, उनके प्रति ये अमानवीय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से स्पेंसर जो है अपने सामाजिक उद्विकास सिद्धांत के स्पष्टीकरण में कई प्रकार के समाज के उद्विकास की को भी प्रस्तुत करते हैं। वे सामाजिक एकीकरण के आधार पर अगर देखें तो समाज के 2 उद्विकासीय अवस्थाओं का उल्लेख स्पेंसर करते हैं, जिसमें पहला है शिकारी या सैनिक या युयुत्सु समाज। इसको शिकारी समाज भी उन्होंने कहा है, शिकारी समाज कहते हैं पहला, या सैनिक समाज या युयुत्सु समाज। युयुत्सु समाज ये और इसीलिए कहा जाता है कि यदि इंग्लिश आपको आती है, इंग्लिश वर्ड्स अगर आते हैं कॉन्सेप्ट्स के तो ज़्यादा आसान होते हैं प्रश्नों को करना। जैसे अगर आएगा अंग्रेजी में तो मिलिटेंट सोसाइटी ही आएगा, लेकिन हिंदी में कई प्रकार के वर्ड यूज हो सकते हैं। शिकारी समाज हो सकता है, सैनिक समाज हो सकता है, युयुत्सु समाज हो सकता है। युयुत्सु किसे कहा जाता है? युयुत्सु का तात्पर्य है हिंदी में कि जिसे युद्ध करने की लालसा हो, हमेशा लड़ने की लालसा हो, उसे युयुत्सु कहा जाता है। मतलब लड़ने की इच्छा। युयुत्सु मीन्स होती है संघर्ष या लड़ने की इच्छा। तो ये समाज की प्रारंभिक अवस्था है, जिसमें मुख्यतः आक्रामक विचारधारा होती है और हमेशा सुरक्षात्मक फौजी कार्यवाही के लिए हमेशा संगठन बनाया जाता है। अर्थात शुरुआती समाज को अगर हम देखें तो इतने सारे युद्ध हुए हैं, इतने विरोध हुए हैं, संघर्ष हुए हैं कि वो पूरा इतिहास संघर्षों से ही भरा हुआ है। तो जो प्रारंभिक अवस्था है समाज की, उसमें केवल संघर्ष के लिए संगठन बनाया जाता है, फौजी कार्यवाहियाँ ज़्यादा होती हैं। मिलिटेंट सोसाइटी इसलिए इसका नाम दिया गया है। इस समाज के निम्नलिखित लक्षण होते हैं कि इस प्रकार के समाज में सदस्यों के बीच अनिवार्य सहयोग पाया जाता है, ऐच्छिक सहयोग नहीं होता है, कंपल्सरी कोऑपरेशन है। अर्थात इस प्रकार का संगठन जो होता है मतलब समाज होता है वो कंपल्सरी कोऑपरेशन के आधार पे होता है। समाज के लिए ही लोग जीते हैं, व्यक्ति की कोई अपनी स्वतंत्रता कोई अपेक्षाएं नहीं होती है, वो केवल समाज के लिए ही जीता है। समाज हावी होता है, व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है। उसमें सत्ता और सामाजिक नियंत्रण ये महत्वपूर्ण होते हैं। सत्ता महत्वपूर्ण होती है, सत्ता ही सब कुछ होती है। सामाजिक नियंत्रण मजबूत प्रकार का होता है और ये इसका केंद्रीकृत विन्यास होता है। एक जगह पे सेंट्रलाइज होता है पावर और उसी के आदेशों को सभी लोग मानते हैं। व्यक्ति का अपना कोई व्यक्तिगत विचार नहीं होता है। इसमें मिथकों और विश्वासों का बाहुल्य होता है। जिस प्रकार से प्राचीन समाज में हम देखते हैं, प्रारंभिक समाजों में मिथक ज़्यादा होते हैं, आध्यात्मिक विश्वास ज़्यादा पाया जाता है और यही समाज के श्रेणी क्रम स्वरूप को दृढ़ करता है। मतलब समाज में जो भी श्रेणी क्रम होता है उसको अस्थायी बना देता है, उसमें परिवर्तन नहीं होते हैं क्योंकि विश्वास महत्वपूर्ण होता है, मिथक महत्वपूर्ण होता है कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। कठोर अनुशासन वाला कठिन जीवन होता है। ये जो यूथ समाज है, शिकारी समाज है, इसमें मिलिटेंट सोसाइटी में और इसमें सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन ये दोनों अलग नहीं होते हैं। इसमें एक रूपता होती है, अर्थात सार्वजनिक ही निजी है, जो पब्लिक है वही निजी है। इसमें समाज को विशेष महत्व दिया जाता है। उसके बाद स्पेंसर दूसरा जो प्रकार उद्विकास में जो दूसरा समाज की बात करते हैं, उद्विकास के स्तर की बात करते हैं, पहला हो गया मिलिटेंट सोसाइटी, दूसरा है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इस समाज में जो है सैन्य कार्यकलाप जो होते हैं और संगठन जो होते हैं, ये समाज के लिए बाह्य होते हैं। मतलब वो एक अलग एरिया हो जाता है कि समाज की सुरक्षा का, ये समाज से अलग हो जाते हैं। इसमें मुख्य कारण क्या होता है? मुख्य चीज़ें क्या होती हैं? समाज क्या करता है? मानव उत्पादन और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रोडक्शन पर और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके निम्नलिखित लक्षण हैं। इसमें देखिए उसमें अनिवार्य सहयोग की प्रधानता होती है, इसमें स्वैच्छिक सहयोग की प्रधानता होती है, वॉलंटरी कोऑपरेशन होता है। इसमें व्यक्तिक अधिकार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इंडिविजुअलिटी आ जाती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ जाती है और इसमें सरकार का जो राजनीतिक नियंत्रण है, मतलब सरकार का जो राजनीतिक नियंत्रण है वो आर्थिक क्षेत्र से उसको अलग कर दिया जाता है, अर्थात सत्ता और आर्थिकी को अलग रखा जाता है। आर्थिक क्षेत्र को पृथक कर दिया जाता है सरकार के राजनीतिक नियंत्रण से।
इसी को स्पेंसर ने अहस्तक्षेप की नीति कहा है कि आर्थिक प्रणाली में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बल मिलेगा। इसमें मुक्त समितियों और संस्थाओं का विकास होता है। हर चीजों के लिए अलग-अलग समितियां, अलग-अलग संस्थाओं का निर्माण होता है और समाज के कार्यों का स्पष्ट बंटवारा हो जाता है। हमने बताया था कि समाज के सभी अंग अलग सरल से जटिल होते जाते हैं, लेकिन वो अस्पष्ट होते जाते हैं। तो इस प्रकार से समाज में जो कार्यों का बंटवारा वो स्पष्ट हो जाता है। इसमें निजी और सार्वजनिक जीवन अलग होते हैं। व्यक्ति का निजी जीवन भी होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी अधिक हो जाती है और सार्वजनिक जीवन अलग होता है और इसमें लिखित कानूनों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। हम जानते हैं कि स्पेंसर व्यक्तित्व के विकास के लिए औद्योगिक समाज को सर्वोत्तम मानते हैं। स्पेंसर कहते हैं कि दोनों प्रकार के समाजों में अगर देखा जाए तो व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास औद्योगिक समाज में होता है, क्योंकि इसकी जो विशेषताएं है, इसकी जो विचारधारा है वो व्यक्तित्व के विकास के लिए ज्यादा सुटेबल है। स्पेंसर जो है समाज के विकास का एक अन्य स्वरूप का भी उल्लेख करते हैं, जिसके अनुसार सामाजिक विकास की प्रक्रिया में समाज अपने संगठन की श्रेणी के आधार पर सरल से जटिल, सरल से सम्मिश्र समाज के विभिन्न स्तरों की ओर क्रियाशील होता है। जैसे उन्होंने 4 प्रकार के समाजों की बात की है, जो दूसरा उनका क्लासिफिकेशन है। पहला उन्होंने सरल समाज, इसमें समाज केवल जैसे कंदमूल, फल और शिकार पर आधारित होता है। जैसे आदिम झुंड जो जंगलों में इधर से उधर झुंड के रूप में रहते हैं, तो जो एकदम सिंपल सोसाइटी होता है। फिर धीरे धीरे जब शिकार के साथ पशुपालन और थोड़ी खेती शुरू हो जाती है, तो यही झुंड मिल करके बड़े कबीले बन जाते हैं। वहां पर आदिम झुंड है, यहाँ बड़े कबीले बन जाते हैं और मिश्रित समाज का निर्माण हो जाता है। वो कंपाउंड सोसाइटी हो जाता है, समाज थोड़ा जटिल हो जाता है। उसके बाद तीसरा ये दोहरे मिश्रित डबली कंपाउंड सोसाइटी, इसमें जब कृषि अस्थायी हो जाती है, यहाँ पर खेती थोड़ी खेती शुरू होती है, यहाँ कृषि अस्थायी हो जाती है, तो जो कबीले हैं, बड़े बड़े कबीले हैं, ये मिल करके क्या बन जाती हैं, छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं, रियासतें बन जाती हैं। इसको उन्होंने डबली कंपाउंड सोसाइटी कहा है। इसके बाद अगला जो स्तर है विकास का समाज के, वो है तिहरे सम्मिश्र समाज, ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी। इसमें जब व्यापार और उद्योग आ जाता है, आधुनिक औद्योगिक समाज, तब ये जो रियासतें हैं, ये जो विशाल समाज, विशाल साम्राज्य के रूप में बन जाती हैं और आधुनिक राष्ट्र के रूप में बन जाती हैं और औद्योगिक समाज का निर्माण होता है। तो विशाल साम्राज्य और आधुनिक राष्ट्र बन जाते हैं ये ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी के रूप में। इस प्रकार से स्पेंसर कहते हैं कि कुछ सरल समाजों के समुच्चय से सम्मिश्र समाज उत्पन्न होते हैं और कुछ सम्मिश्र समाजों के समुच्चय से दोहरे सम्मिश्र समाज उत्पन्न होते हैं और कुछ दोहरे सम्मिश्र समाजों के समुच्चय से तिहरे सम्मिश्र समाज उत्पन्न होते हैं। स्पेंसर के अनुसार जैसे सरल समाजों में परिवार होते हैं, सम्मिश्र समाज में परिवारों से मिलकर बने कुल होते हैं और दोहरे सम्मिश्र समाजों में कुलों से मिलकर के जनजातीय समूह का निर्माण हो जाता है और तिहरे सम्मिश्र समाजों में, जैसा कि हमारा समाज है, जनजातीय समूह से मिलकर के बड़े बड़े राष्ट्र और राज्य बन जाते हैं। तो इस प्रकार से समाज का उद्विकास होता है। अगला प्रमुख जो सिद्धांत है स्पेंसर का, वो है ऑर्गेनिक थियरी, सावयवी सिद्धांत, ऑर्गेनिक एनोलॉजी का सिद्धांत, जो कि उद्विकास का आधार है। स्पेंसर का ये ऑर्गेनिक एनोलॉजी का जो सिद्धांत है, यही उद्विकास का आधार है, जिसमें उन्होंने समाज और जीव के बीच तुलना की है। वो कहते हैं कि समाज और जीव के बीच समानता होती है। जिस प्रकार से एक जीव कोशिका से बढ़कर के विशाल शरीर बन जाता है, वैसे ही समाज छोटे छोटे समूहों से बढ़ करके एक राष्ट्र बन जाता है। तो जिस प्रकार से जैविक विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसी प्रकार से सामाजिक विकास की प्रक्रिया भी संपन्न होती है, जिसमें समानता होती, दोनों समान है। और स्पेंसर ने कहा कि अंगों के बीच निर्भरता भी समान है। शरीर का कोई भी अंग अलग होकर के जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही व्यक्ति भी समाज से अलग होकर के जीवित नहीं रह सकता, ये भी समानता है। अगर कार्यों की दृष्टि से देखें तो शरीर में जैसे पाचन है, श्वसन है आदि के लिए अलग अलग अंग है, उसी प्रकार से समाज में भी शिक्षा के लिए, प्रशासन के लिए, धर्म के लिए अलग अलग संस्थाएं होती हैं, तो इसमें भी समानता है। स्पेंसर समाज और शरीर के बीच संबंध बताते हुए कहते हैं कि
समाज क्या है? एक सावयव के समान है। समाज एक सावयव के समान है। समाज और सावयव की तुलना करते हुए स्पेंसर उसमें कुछ समानताओं की बात करते हैं और कुछ भिन्नताओं का भी उल्लेख करते हैं। तो हम आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि समाज और जीव में किस किस प्रकार की समानता होती है। पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी, तो स्पेंसर के अनुसार मानव समाज और मनुष्य के शरीर के बीच 5 प्रमुख समानताएं पाई जाती हैं, जो निम्न है। पहली समानता है आकार में वृद्धि की समानता। जिस प्रकार से जीवित प्राणी जन्म के समय छोटा होता है, उसी और धीरे धीरे विकसित होकर के विशाल शरीर धारण कर लेता है, उसी प्रकार समाज भी प्रारंभ में, जिस प्रकार से भी मैंने चारों उद्विकास का स्तर बताया था समाज का स्पेंसर के अनुसार, पहले छोटे छोटे कबीलों के रूप में होता है और फिर उद्विकास के साथ वो विशाल राष्ट्रों या साम्राज्यों के रूप में ले आ जाता है, अपना स्वरूप ले लेता है। तो आकार में वृद्धि सेम प्रकार की होती है। संरचनात्मक जटिलता भी सेम प्रकार की है। कैसे? जैसे जैसे जीव का आकार बढ़ता है, उसके अंग अधिक स्पष्ट और जटिल होते जाते हैं। जैसे पहले कोशिका होती है, कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से फिर अंग बन जाते हैं, तो अंग दिखाई देने लगते हैं, जटिल होते हैं लेकिन स्पष्ट होते हैं। वैसे ही समाज भी अपने विकास के साथ जो उसकी संस्थाएं हैं, जैसे धर्म है, राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, वो जटिल होती जाती है और विशिष्ट होती जाती है। आधुनिक समाज में प्रत्येक प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की संस्थाएं भी हो जाती हैं और सभी संस्थाएं विशिष्ट और स्पष्ट होती हैं। अंगों के विभेदीकरण के आधार पर जो समानता है कि शरीर में जो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अंग होते हैं, जैसे पाचन के लिए आमाशय होता है, सोचने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार से समाज में भी अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग संगठन और संस्थाएं होती हैं। जैसे उत्पादन के लिए कारखाने हैं, तो सुरक्षा के लिए हमारे पास सेना है, धर्म के लिए हमारे पास धार्मिक संस्थाएं हैं। और समाज और जीव के बीच समानता की बात करते हुए कहते हैं कि उनमें पारस्परिक निर्भरता भी होती है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस भी होती है। जैसे जीव के सभी अंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यदि हृदय काम करना बंद कर दे तो फेफड़े भी रुक जाएंगे। समाज में भी ऐसा ही है। यदि कृषक अन्न का उत्पादन करना बंद कर दे तो औद्योगिक समाज और प्रशासनिक वर्ग क्या खाएगा? उसका अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। ऐसी बातों करते हैं। और जो पांचवी विशेषता है, पांचवी जो समानता के बिंदु हैं, वो है सामान्य जीवन और अंगों का जीवन। जैसे लाइफ ऑफ होल एंड लाइफ ऑफ पार्ट, मतलब जो लाइफ ऑफ होल है और लाइफ ऑफ पार्ट्स है, उसमें शरीर के भीतर कोशिकाएं निरंतर जन्म लेती हैं। हम देखते हैं शरीर के अंदर कोशिकाएं मरती हैं, फिर दूसरी जन्म लेती हैं और फिर मरती रहती हैं और फिर जन्म लेती रहती हैं, लेकिन शरीर क्या होता है, वो हमेशा जीवित रहता है। जो होल है वो जीवित रहता है। अंग जो है जन्म लेते हैं, मरते रहते हैं, मतलब जो कोशिकाएं हैं वो जन्म लेती रहती, मरती रहती हैं, लेकिन शरीर पूरा जीवित रहता है। उसी प्रकार समाज के भीतर भी व्यक्ति जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन समाज एक निरंतर इकाई के रूप में बना रहता है। तो इस प्रकार से उन्होंने 5 प्रकार की समानताएं समाज और जीव के बीच की हैं। अब हम समाज और जीव के बीच असमानता के जो बिंदु हैं उस पर चर्चा करते हैं। समानताएं बताने के बावजूद स्पेंसर एक वैज्ञानिक की भांति, क्योंकि अगर हम केवल पॉजिटिव बात करते हैं तो सही विश्लेषण नहीं होता है, तो स्पेंसर एक वैज्ञानिक की भांति ये भी स्पष्ट करते हैं कि समाज और शरीर बिल्कुल एक समान नहीं है, बिल्कुल भी एक समान है भी नहीं, ऐसा कि पूरी तरह से एक समान है। इसमें कुछ अंतर भी हैं। जो मौलिक अंतर है वो ये है कि पहला, भौतिक संबद्धता का अभाव। एक जीव के सभी अंग भौतिक रूप से एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जबकि समाज के अंग भौतिक रूप से स्वतंत्र और बिखरे हुए होते हैं, पूरी तरह से कनेक्टेड सटे हुए नहीं होते हैं। व्यक्तियों के बीच का संबंध जो होता है वो मानसिक और सांस्कृतिक होता है, शारीरिक नहीं होता है। मतलब शारीरिक संबंध जो है सटे हुए हैं और ये मानसिक और सांस्कृतिक होता है, तो ये सटे हुए नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र और बिखरे हुए होते हैं। चेतना का स्थान, एक जीव में चेतना केवल एक केंद्र में स्थित होती है। अगर हम जीव में देखें तो हमारी जो चेतना है वो मस्तिष्क में स्थित है, कि अंगुली में कोई स्वतंत्र चेतना नहीं होती है। हमारी सारी चेतनाएं जो है मस्तिष्क से निर्धारित होती हैं, पूरे शरीर सभी अंगों को सूचना मिलती है। और इसके विपरीत क्या है, समाज का जो प्रत्येक अंग है वो अपनी स्वतंत्र चेतना और विचार और विवेक होता है। मतलब जो समाज का प्रत्येक अंग है, जो प्रत्येक व्यक्ति है, उसकी अपनी स्वतंत्र चेतना है, उसका स्वतंत्र विचार है, उसका स्वतंत्र विवेक है। तो ये अंतर इसमें आता है समाज और जीव में। जो तीसरी असमानता है समाज और जीव के बीच, वो है अंग बनाम पूर्ण, पार्ट वर्सेस होल। शरीर में अंग पूर्ण शरीर के लिए होते हैं। हाथ का अपना कोई अलग लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन समाज में स्थिति उल्टी है। समाज का अस्तित्व व्यक्तियों के कल्याण के लिए है। व्यक्ति समाज के लिए नहीं होता है, बल्कि समाज व्यक्तियों के लिए बना है। ये बात वो करते हैं।
गतिशीलता की बात चर्चा करते हुए कहते हैं कि शरीर का कोई भी अंग अपना स्थान बदल करके दूसरे स्थान पे नहीं जा सकता। हाथ की जगह पैर नहीं आ सकता। लेकिन समाज में व्यक्ति गतिशील हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उनकी भूमिकाएँ बदल सकती हैं। आज कोई व्यक्ति दूसरा कार्य कर रहा होता है, कल को दूसरा कार्य करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से इन तुलनाओं के माध्यम से ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि समाज कोई कृत्रिम मशीन नहीं है, जिसे इंसान ने अपनी मर्ज़ी से बनाया हो, बल्कि ये क्या है, जीवंत अवस्था है। महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है इनका। लिविंग एक जीवंत अवस्था है समाज, जिसका उद्विकास प्राकृतिक नियमों के आधार पर होता है। अगर इसको अकादमिक भाषा में कहें तो स्पेंसर का ये जो सिद्धांत है, ये प्रकारवाद की पूर्व पीठिका तैयार करता है, जहाँ समाज को अंगों के कार्यों के तालमेल के रूप में देखा जाता है। मतलब प्रकारवाद की पूर्व पीठिका है इनके जो विचार हैं। यद्यपि हम देखते हैं कि इमाइल दुर्खीम को ही प्रकारवाद का औपचारिक जनक माना जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो नींव जो है स्पेंसर के द्वारा रखी गई थी, जिसमें इन्होंने सबसे पहले तर्क दिया था कि समाज के किसी भी अंग, चाहे धर्म हो, कानून हो, को समझने के लिए ये देखना आवश्यक है कि वो संपूर्ण सामाजिक जीवन में अपना क्या योगदान दे रहा है। मतलब संपूर्ण सामाजिक जीवन को या संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में क्या प्रकार्य कर रहा है, ये बात स्पेंसर ने भी कही थी। उनका यह दृष्टिकोण आगे चल करके रेडक्लिफ ब्राउन के लिए और मेलिनोस्की जैसे मानव शास्त्रियों के लिए प्रेरणा बना था। और इसके बाद स्पेंसर जो है, अगला जो विचार देते हैं, वो सामाजिक नियंत्रण के साधनों की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य की अपनी कुछ विशेषताएँ, कुछ आवश्यकताएँ होती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति वो समाज में ही रह कर के करता है, और क्योंकि कहा भी गया मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वो समाज में ही रह कर के करता है। उसकी अपनी कुछ आवश्यकताएँ भी होती हैं, उधर समाज का अस्तित्व भी बनाए रखना है। क्योंकि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में समाज का अहित ना हो जाए, इसलिए ज़रूरी होता है कि व्यक्ति के व्यवहारों पर कुछ न कुछ तो नियंत्रण रखा जाए। जैसे कि उन्होंने बताया भी था कि सरकारों को केवल सुरक्षा का काम और न्याय का काम देखना चाहिए, तो कुछ न कुछ नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे कहते हैं कि समाज सामाजिक नियंत्रण के साधनों को विकसित करता है। स्पेंसर के अनुसार ये सामाजिक नियंत्रण के साधन जो है 4 हैं, जिसे वो 2 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। एक बाह्य नियंत्रण है, जिसमें उन्होंने सरकार को रखा है, प्रथा को रखा है, धर्म को रखा है, और आंतरिक नियंत्रण है, जिसमें उन्होंने नैतिकता को रखा है। वो कहते हैं कि ये स्वनियंत्रण है, नैतिकता स्वनियंत्रण है, इसमें किसी बाह्य नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। और सामाजिक नियंत्रण के इन साधनों के अंतर्निहित आधारों का विश्लेषण करते हुए स्पेंसर निष्कर्ष निकालते हैं कि इन सभी सामाजिक नियंत्रणों का आधार क्या है, या तो बल है या तो भय है। एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार से जैसे धार्मिक नियमों का पालन व्यक्ति क्यों करता है, क्योंकि ईश्वर का भय होता है उसे ईश्वर भय के कारण करता है। जबकि सरकारी कानूनों का पालन वो क्यों करता है, ये बल और भय दोनों के कारण करता है। सरकार अपने नियमों को मनवाने के लिए बल का भी प्रयोग करती है, और लोगों को दंड का डर होता है, इसलिए वो पालन करते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण के साधनों की भी चर्चा करते हैं, जिसमें स्पेंसर ने उसको 2 भागों में बाँटा है, बाह्य नियंत्रण और आंतरिक नियंत्रण। 4 सामाजिक नियंत्रण के साधनों की चर्चा वो करते हैं। 2 कैटेगरी में उन्होंने बाँट दिया है, इसको ध्यान रखें। इसके बाद स्पेंसर ये कहते हैं, जो आंतरिक नियंत्रण है, वो स्पेंसर कहते हैं कि जब नैतिकता का पूर्ण विकास हो जाएगा, तब उसके ऊपर सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रहेगी। सरकारी नियंत्रण व्यक्ति के स्वतंत्र विकास के पथ पर एक प्रमुख बाधा है, जैसा कि हमने कहा है कि जैसे पहले बताया भी है स्पेंसर ने, अहस्तक्षेप की नीति। वो कहते हैं कि सरकार का अगर नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण जितना ज़्यादा होगा, वो व्यक्ति के स्वतंत्र विकास में बाधा पहुँचाएगा। लेकिन जब व्यक्ति की संपूर्ण नैतिकता का पूर्ण विकास हो जाएगा, तब इस प्रकार के किसी बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रहेगी। और क्योंकि इससे क्या होगा, मनुष्य के लिए गलत रास्ते पर चले जाने की संभावनाएं नहीं रहेंगी, और जब तक नैतिकता नहीं है, तब तक मनुष्य के गलत रास्ते पर जाने की संभावनाएं अत्यधिक होंगी। स्पेंसर कहते हैं कि वो समाज सर्वोत्तम है जो अपने सदस्यों में पर कम से कम नियंत्रण लगाता है। ये लाइन याद रखें। और एक कॉन्सेप्ट स्पेंसर का ये भी महत्वपूर्ण है, अधिसावयवी का विकास का सिद्धांत, थियरी ऑफ सुपर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। स्पेंसर ने विकास के 3 स्तर भी बताए थे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड सुपर ऑर्गेनिक। जो सुपर ऑर्गेनिक स्तर है, ये स्पेंसर इसमें समाज को रखते हैं। वो कहते हैं समाज क्या है, सुपर ऑर्गेनिक है, क्योंकि केवल जैविक अंगों का समूह नहीं है, बल्कि ये इसमें संस्कृति, परंपरा, भाषा और ज्ञान
का एक संचित भंडार होता है जो जैविक मृत्यु के बाद भी बना रहता है। जीव का मृत्यु हो जाती है लेकिन समाज की मृत्यु नहीं होती है, इसीलिए सुपर ऑर्गेनिक है। ये विचार स्पष्ट करता है कि समाज जैविक शरीर के समान होते हुए भी उससे श्रेष्ठ है, उससे भिन्न है, क्योंकि इसमें प्रतीकों और अर्थों का संचार भी होता है। इसीलिए स्पेंसर ने समाज को सुपर ऑर्गेनिक कहा है, अधिशावयवी कहा है। तो अधिशावयवी विकास का सिद्धांत भी वो देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने स्पेंसर की जो महत्वपूर्ण देनें थी उसको समेटने की कोशिश की है, उनकी सभी किताबों के बारे में चर्चा की है और शास्त्रीय विचारकों की श्रेणी में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। और अब हम अगले वीडियो में मार्क्स या मैक्स वेबर या कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा करेंगे इन शास्त्रीय विचारकों के अध्ययन की कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।